कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रही हूँ, राष्ट्रपति। ये क्लास 11वीं का है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा जाता है। इसमें मैं आपको करवाऊंगी कि राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जो चुनाव प्रक्रिया वो कैसे होती है और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्लास 11वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रपति। ये क्लास 11वीं का ही नहीं, ये हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक दिया गया है। हम बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति क्या है, वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका क्या है, आप सभी को पता है कि कार्यपालिका राज्यों के अंदर भी होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उनको लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका उनका उल्लंघन करने वालों को सजा प्रदान करती है। कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। जो व्यक्ति 5 वर्ष के लिए चुन के आते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आता है, ये अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं स्थायी कार्यपालिका की तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें जो चुनाव नहीं होता, इसमें चयन होता है। इसमें जो है आप सभी को पता है कि फॉर्म वगैरह भर के उनके जो है लिखित परीक्षाएं होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो वो अधिकारी आते हैं तो इनको हम नौकरशाही कहते हैं। इनका चयन 60 या 62 वर्ष के लिए किया जाता है। जैसे कि IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, ये सभी कार्य जो है स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, संवैधानिक मुखिया भी कहते हैं। इसको हम वैसे संवैधानिक मुखिया है, इसको हम नाम मात्र का मुखिया भी कहते हैं, क्योंकि वास्तविक मुखिया कहा जाता है। इसकी जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, वो प्रधानमंत्री प्रयोग करता है, इसलिए इसको हम नाम मात्र का मुखिया कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के विषय में क्या क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अंदर क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये मैंने अभी आपको बताया ये पहले कि कैसे कार्यपालिका का वो प्रमुख होता है। फिर आता है अनुच्छेद 53। ये 53 का दूसरा भाग है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। कौन सी तीनों सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख होता है। अब कहते हैं कि राष्ट्रपति कौन हो सकता है, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं। तो हम योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी भी विदेशी को जो है राष्ट्रपति बनने का कोई अधिकार नहीं है। जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होता है वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा क्या है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो, यानी वह 35 वर्ष का हो चुका हो। तीसरी जो योग्यता है वो है कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता है वह राष्ट्रपति पद के रूप में खड़ा हो सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष की आयु में बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वही उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। और लास्ट क्या है इसकी योग्यता कि लाभ के पद पर ना हो। एक जो राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो पद लाभ के नहीं हैं उनमें क्या है, 4 पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, जो लाभ के पद नहीं माने जाते। तो देखिए अब करवाते हैं अनुच्छेद 54। इसमें आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये निर्वाचन कौन करवाता है, ये निर्वाचन करवाता है निर्वाचन आयोग। यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो चुनाव पद्धति है राष्ट्रपति की वो कौन सी है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के आधार पर होता है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर सभी उम्मीदवारों को वोट देना होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे उम्मीदवार होते हैं A, B, C और D। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए और इसमें मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति है जो यहाँ पे वोट दे रहा है। तो इसमें क्या होता है
कि सीधे तौर पे वोट नहीं होती कि उसे ए पसंद है तो उसने ए को वोट दिया और बात खत्म, नहीं, उसे इन चारों को पसंद के आधार पर वोट देनी पड़ेगी। पसंद कैसे, मान लो उसको बी को वोट देनी है तो और उसे बी पसंद है तो उसने पहले नंबर पे दी वोट बी को, ठीक है। उसके बाद उसको पसंद है डी तो उसने दूसरे नंबर पे, दूसरी प्राथमिकता उसकी क्या रही, डी रही, ठीक है। तीसरे नंबर पे उसको ए पसंद है तो उसने तीसरे नंबर पे ए को वोट दिया और चौथे नंबर पे उसको सी पसंद है तो चौथे नंबर पे उसने सी को वोट दिया, ठीक है। इस प्रकार फिर क्या होता है कि सभी अपने अपने मत देते हैं। फिर लास्ट में जिसके पहले नंबर पे मत आते हैं उनकी काउंटिंग होती है और देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, ए को मिले 6 मत प्रथम वरीयता के आधार पे, बी को मिले 2 मत, सी को मिला 1 और डी को मिला 1। तो सिंपल सी बात है कि 10 मतों में से अगर 6 मत ए को मिले तो विजयी कौन हुआ, ए। ए जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति घोषित हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है कि 2 उम्मीदवारों को बराबर के वोट मिल जाए या फिर किसी भी उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त नहीं होते। इसमें दोनों कंडीशन है, ए और बी को बराबर के भी वोट मिले हैं और दूसरा किसी को भी 50% वोट नहीं मिले हैं, तो इसमें कोई भी राष्ट्रपति घोषित नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में देखिए कि हम पहले में क्या देखा था, हमने पहली वरीयता सूची देखी, उसके आधार पे हमारा रिजल्ट आया ये। फिर हम दूसरी वरीयता सूची देखते हैं कि इसके आधार पे क्या होता है। इसके आधार पे जिस भी कैंडिडेट के ए या बी में से 50 से ऊपर या 50 मत वो प्राप्त कर लेता है तो उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक बार आई है 1969 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, दूसरी जो वरीयता सूची थी वो देखी गई और इसमें वीवी गिरी जो है वो विजयी घोषित हुए। इसमें उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था। लेकिन 1977 के चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी जी दोबारा से निर्विरोध रूप से चुने गए। निर्विरोध क्या होता है, बिना किसी विरोध के वो राष्ट्रपति जो है घोषित हुए। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। निर्वाचक मंडल क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भाग लेने वाले सदस्य हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या 543 है। आप सभी को पता है कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं लेकिन 2 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कि इसमें भाग नहीं ले सकते। उसके बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, वो इसमें भाग नहीं ले सकते। इसके अंदर क्या है, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। इसमें जो है भाग लेने वालों में एक जो है 70वां संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उनकी मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें मत का मूल्य निकाला जाता है किसके, एमएलए और एमपी के मत का मूल्य। मान लो हमें किसी एक एमएलए के मत का मूल्य निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधायक। इसमें क्या है, जैसे मान लो हरियाणा ही है, हरियाणा की कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या और बटे में कितनी है विधायक की सीटें, 90, गुणा में 1/1000, ठीक है। इसको ऐसे हम जो है सोल्व कर लेंगे और जितना भी आंसर आता है एक एमएलए की मत की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो ये मत की वैल्यू आती है वो हम जनसंख्या देखते हैं तो ये जनसंख्या आपको पता है 11 में भी हुआ है लेकिन ये 1971 की जनगणना के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। अब इसमें है एमपी यानी सांसद की मत की वैल्यू। इसमें क्या होता है कि कुल एमएलए का मत मूल्य मतलब पूरे देश के अंदर ये है, तो मैंने हरियाणा का बताया आपको, ऐसे ही पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सबके एमएलए की जो है मूल्य निकलेगा और वो सारे एमएलए के जो मूल्य निकलता है उनका जोड़ बटे जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जमा में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। जैसे कुल विधायक मत मूल्य मतलब ऊपर तो वो आ गया कि पूरे देश के विधायक के जो मत मूल्य निकला वो और बटे में 576, ऐसे जो है
इसको हम करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक सांसद की मत का मूल्य मिल जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी ऐसे उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं होता। उसमें जो हमने अभी भी निर्वाचक मंडल आपको बताया, उसमें से 50 सदस्य ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जो है उपयुक्त है, और उसी निर्वाचक मंडल में से 50 सदस्य उसका अनुमोदन करते हैं, मतलब हामी भरते हैं कि जो ये व्यक्ति है वो सही है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति 100 व्यक्ति कम से कम उसके फेवर में होने चाहिए, वही व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। अब मैं आपको एक और प्रणाली बताती हूँ राष्ट्रपति पद के लिए। अभी मैंने आपको बताई थी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसके बाद जो है ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रणाली है, एग्जाम में बहुत आती है। इसे में क्या है कि इसको कहते हैं समानुपातिक प्रणाली। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है। इस समानुपातिक प्रणाली को हेयर मत प्रणाली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश विद्वान हेयर के अनुसार जो है ये प्रणाली बताई गई। उन्होंने बताया कि इसके अंदर देखिए 3 उम्मीदवार है, मान लो एक एग्जाम्पल है, 3 उम्मीदवार है और 100 सीटें हैं। एक को मिली 35, दूसरे को मिली 45, तीसरे को मिली 20। अब इसमें क्या है, विजयी कौन हो गया? विजयी हो गया 45 वाला। तो ये क्या हुआ कि एक तरफ 45 सीटें और दूसरी तरफ 35 + 20, तो ये क्या हुआ, 55 सीटें वाले रह गए और 45 वाला जीत गया। तो ये अल्पमत हुआ, ना कि बहुमत हुआ। तो इसलिए इन्होंने एक सुझाव रखा कि एक कोटा, एक सूत्र रखा कि जो कुल जितने भी वेद मत पड़े हैं बटे में जितने निर्वाचित पदों की संख्या है +1 और +1, इसके अनुसार जो बहुमत प्राप्त करता है उसको विजयी समझा जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रणाली है, एग्जाम में बहुत आती है, तो ध्यान से इसको याद रखना। उसके बाद है जमानत। जमानत कितनी होती है? 15,000 रुपये जो भी कैंडिडेट है उसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास जमा कराने होते हैं। अगर चुनाव के बाद वो 1/6 वेद मत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जो जमानत है वो जब्त हो जाती है। मतलब क्या है कि जो उसने 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवाए थे वो जो है सरकार के खाते में चले जाते हैं, ठीक है। अब आता है राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो होता है 5 लाख रुपए। यह भारत के संचित कोष से प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह टैक्स फ्री होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब आता है अनुच्छेद 60। इसमें जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर बाई चांस मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो ये शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलवाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्यकाल। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। बाई चांस किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं उपस्थित होता तो वो उसका जो कार्यभार है उसको कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी उस पद पे नहीं होता या कहीं गया हुआ होता है, वहाँ उपस्थित नहीं होता, तो उसके कार्यभार को संभालता है मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश भी अगर किन्हीं कारणों से वहाँ उपस्थित नहीं होता तो उस कार्यभार को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संभालते हैं, ठीक है। ये जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यभार दिए जाते हैं। और जब तक राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है या उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश जो भी राष्ट्रपति के पद को संभालता है उसको राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि संसद के 2 सदन हैं, आप सभी को पता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये प्रक्रिया कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे लोकसभा भी कर सकती है और राज्यसभा भी। तो हम यहाँ पढ़ते हैं लोकसभा के द्वारा कैसे किया जाता है कि लोकसभा के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए लिखित में नोटिस देंगे। सबसे पहले तो ये काम होगा कि वो एक लिखित नोटिस राष्ट्रपति को देंगे। फिर क्या होगा, 14 दिन के बाद लोकसभा के अंदर वोटिंग होगी। अगर उसमें 2/3
बहुमत मिल जाए उस प्रस्ताव को, कौन से प्रस्ताव को, महाभियोग का प्रस्ताव है, तो उसमें 2/3 बहुमत मिल जाए तो फिर वो किसके पास जाएगा, वो राज्यसभा के पास जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में भी वोटिंग होगी इस प्रस्ताव के ऊपर, और अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत मिल जाए इस प्रस्ताव को तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। इसे लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन जो है इसमें इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। मैंने आपको बताई लोकसभा के बारे में कि कैसे शुरू होता है, ऐसे ही राज्यसभा से भी इसको शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कुछ सदस्यों को लगता है कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें गड़बड़ी हुई है, ये उचित रूप से नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है कि अनुच्छेद 71 के अंदर राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, इसमें एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है कि जो निर्वाचक मंडल होता है उसके 20 सदस्य सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर वो बताएंगे कि चुनाव उचित रूप से नहीं हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, 30 दिन के अंदर क्यों बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को अपने पद पे काम करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर वो ऐसी ही अपील को डाले, ऐसा नहीं होता। यह सिर्फ 30 दिन के लिए ही वैध होता है। इसके 30 दिन के अंदर ही उनको सर्वोच्च न्यायालय में बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक खंडपीठ यानी संविधान के अनुसार 5 न्यायाधीश जो क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि चुनाव सही है या नहीं है। इसमें क्या होता है कि जितने दिन भी इस प्रक्रिया में, इस जांच में लगे, उतने दिन तक जो आदमी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था और विजयी हुआ था वही अपने पद पे काम करेगा। वो जितने दिन भी पद पे रहेगा उतने दिन वो संधि, समझौते, नियम, अधिनियम जो भी काम होंगे वो सभी काम करेगा और उतने टाइम तक जो है उसके सभी फैसले वैध माने जाएंगे। तो अब हम करवाते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई हैं। सबसे पहले हम आपको करवाते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ। कार्यपालिका का क्या है कि केंद्र सरकार की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, मतलब देश की जितनी भी शक्तियाँ वो सारी किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, विशिष्ट पदों पर नियुक्तियाँ। जितनी भी देश के अंदर विशिष्ट पद हैं उन सभी पर नियुक्तियाँ कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे प्रधानमंत्री एवं मंत्रीगण की नियुक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। तीसरा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और देश में जितने भी राजदूत हैं उन राजदूतों की नियुक्ति सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अब दूसरे नंबर पे आती है विधायी शक्तियाँ। पहला है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। मतलब संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अभिन्न अंग होते हैं। तो जो राष्ट्रपति है वो उसका अभिन्न अंग है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। मतलब जब भी कोई भी कानून बनता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही बनता है। दूसरे नंबर पे आता है वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, तो उसको करता है राष्ट्रपति। तीसरे नंबर पे आता है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब उसके पास इतनी पावर है कि वो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। चौथे नंबर पे आता है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। मतलब क्या है कि जो संसद है उसमें कोई भी विधेयक पारित होता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे, उसका अनुमोदन ना करे, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है पॉकेट वीटो का। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, पॉकेट मतलब जेब और वीटो मतलब पावर, शक्ति। ठीक है, इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले। ये भारत के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने भारतीय डाक से संबंधी एक विधेयक था, उसको क्या किया कि ना उसका अनुमोदन किया, ना उसको पुनः विचार के लिए आगे भेजा और जो है ना उसका अनुमोदन किया, उसे क्या किया अपने पास ऐसे का ऐसा रख लिया। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका जो है सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो है उपयोग किया था। तो जो है विधायी शक्तियों का छठी शक्ति है अध्यादेश। ये अनुच्छेद 123 में है। इसमें क्या है कि कई बार
आप सभी को पता है कि विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो किसके पास है, संसद के पास। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि संसद का कोई सत्र नहीं होता, ठीक है, उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं उपस्थित होती और सिचुएशन ऐसी होती कि कोई कानून बनाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कानून बनाते हैं राष्ट्रपति, उसे हम क्या कहते हैं, अध्यादेश। तो ये पावर भी राष्ट्रपति के पास है। फिर है 7वां, संसद के सत्र बुलाना या सत्रावसान करना। ये पावर भी जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। कई बार अचानक से सत्र बुलाना पड़ जाए या सत्रावसान करना पड़ जाए तो वो पावर भी राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद आती हैं तीसरे नंबर पर वित्तीय शक्तियाँ। अब वित्तीय शक्तियाँ क्या है, वित्तीय मतलब धन संबंधी शक्तियाँ। इसमें क्या है कि पहला है कि धन विधेयक पारित होने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति। मतलब क्या है कि जो और विधेयक बनते हैं उसमें क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर उसको बनाते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं परमिशन के लिए। लेकिन धन विधेयक क्या है, धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति पहले सहमति देता है और फिर उसके बाद वे विधेयक बनता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आकस्मिक निधि। आकस्मिक क्या होता है, अचानक से, ठीक है। अब हमें पता नहीं होता कि कब बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए या युद्ध हो जाए, तो ऐसे खतरों के लिए जो है एकदम से खर्चा करना पड़ता है। इस खर्चे को जो मंजूरी है वो कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। किस लिए, अग्रिम राशि, मतलब आगे पहले ही उस राशि को मंजूरी दे देता है। तो ये काम भी किसका है, राष्ट्रपति का। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, संसद के सामने वार्षिक बजट रखने की मंजूरी। संसद के सामने मतलब संसद को आदेश देता है कि पूरे साल का जो वार्षिक बजट है वो रखने की मंजूरी राष्ट्रपति देता है। उसके बाद आता है संघ और राज्यों से प्राप्त कर। मतलब संघ और राज्यों से जो कर प्राप्त होता है उस आय के बंटवारे के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति। मतलब जो आय हुई कर के माध्यम से उसका बंटवारा किन किन राज्यों में करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये होगी वित्तीय शक्तियाँ। चौथे नंबर पर आती हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। इन्हें हम समाधान शक्तियाँ भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 72 के अंदर दी गई है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के पास पावर है कि किसी व्यक्ति को कोई सज़ा मिली हुई है तो वो उसे क्षमा यानी माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी को रोक सकता है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी मिली हुई है तो राष्ट्रपति उसे रोक सकता है। तीसरे नंबर पे आता है सजा में विलंब या छूट दे सकता है। विलंब होता है देरी। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की सजा में देरी करवा सकता है या उसमें छूट भी प्रदान कर सकता है। उसके बाद आता है सजा को रद्द कर सकते हैं। मतलब उस सजा को पूर्ण रूप से रद्द भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या न्यायिक शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह। अगर किसी मामले में राष्ट्रपति को सलाह चाहिए तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये भी इसकी न्यायिक शक्तियों में आता है। और साथ साथ ये भी आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन सभी की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आते हैं हम सैन्य शक्ति के ऊपर। सैन्य शक्ति में क्या है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल थल वायु सभी का क्या कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है। यानी वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। तो दूसरे नंबर पे आता है युद्ध और शांति की घोषणा की शक्ति। मतलब देश में युद्ध की घोषणा करनी हो या फिर शांति की घोषणा करनी हो, वो पावर भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद आती है छठे नंबर पर स्वविवेक शक्तियाँ। स्वविवेक क्या होती है, स्वयं के विवेक से लिए गए निर्णय। जब कोई राष्ट्रपति को सलाह देने वाला नहीं हो तो वे अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, उन्हें ही स्वविवेक शक्ति कहते हैं। मतलब कोई सलाह देने वाला ना हो तो क्या करते राष्ट्रपति, अपने विवेक से, अपने दिमाग से उसका निर्णय लेते हैं, उन्हें हम स्वविवेक शक्तियाँ कहते हैं। अब तक मैंने आपको करवाई राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ और अब मैं आपको करवाती हूँ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली शक्ति होती है अनुच्छेद 352। ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी देश का आपातकाल। ठीक है, ये देश के अंदर 3 बार लगा हुआ है। ये किन कारणों से होता है, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए।
ठीक है। युद्ध मतलब आपस में युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण, कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, या फिर सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर ही कोई जो है आपस में राज्य, एक दूसरे राज्य आपस में लड़ पड़े तो सशस्त्र विद्रोह कहलाता है, यानी देश में शांति ना हो। ये 3 बार देश के अंदर लगा। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ, मतलब देश के अंदर शांति नहीं रही, आपस में ही राज्यों के अंदर झगड़ा हो गया तो आंतरिक अशांति फैल गई, ठीक है, तब ये लगा। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो 44वां संशोधन हुआ था उसमें आंतरिक अशांति जो थी शब्द था उसको सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 356, ठीक है। तो दूसरा आपातकाल का जो है वो अनुच्छेद 356 में है। इसमें क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो देश के अंदर राज्य हैं उनके अंदर अगर वहाँ का राज्यपाल ये रिपोर्ट दे दे कि भाई मेरे बस में नहीं है, जो राज्य है उसकी सरकार जो है वो संवैधानिक तंत्र से बाहर होकर कार्य कर रही है, तो वहाँ पर उस राज्य में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, मतलब पूरा जो राज्य है वो राष्ट्रपति के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तीसरा क्या है, तीसरी आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 360 के अंदर, ये है वित्तीय आपातकाल शक्ति, कि देश के अंदर जब वित्तीय संकट आ जाए, पैसे का संकट आ जाए, उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये भारत में कभी भी नहीं लगा है। तो ये थी आपातकालीन शक्तियाँ। अब देखिए मैं एक बार आपको पूरे अनुच्छेद करवा देती हूँ कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि राष्ट्रपति का क्या है कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक वर्णन दिया गया है। 52 में क्या दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब उसका पद दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में उसकी कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 के अंदर निर्वाचन दिया गया है, मतलब चुनाव कैसे होना है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में दिया गया है निर्वाचन की पद्धति, कि चुनाव की पद्धति क्या होगी, जो चुनाव होगा उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 56 के अंदर दिया गया पदावधि या कार्यकाल, कितने वर्ष तक राष्ट्रपति चुना जाएगा। अनुच्छेद 57 में दिया गया पुनर्निर्वाचन योग्यता, पुनः क्या होता है, दोबारा निर्वाचन चुनाव, कि दोबारा अगर चुनाव होते हैं तो उसकी क्या योग्यताएं होंगी, ठीक है। अनुच्छेद जो है 58 में दिया गया है कि एक राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। उसके बाद अनुच्छेद 59 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या सीमाएं हैं जिनमें रहकर उसे कार्य करना होता है, ठीक है, उनसे बाहर वो कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 60 में उसको शपथ ग्रहण कैसे करवाते हैं, कौन करवाता आदि के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 61, इसमें महाभियोग द्वारा उसे कैसे हटाया जाता है आदि के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 62 के अंदर दिया गया है कि राष्ट्रपति पद अगर आकस्मिक रिक्त होने पर कार्यवाहक, यानी वो खाली हो तो उसकी जगह कौन काम करेगा और कौन कौन काम कर सकते हैं, कितने दिन के लिए कर सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया होगी आदि के बारे में बताया गया। तो ये था आपका राष्ट्रपति का पूरा लेसन, जिसमें मैंने आपको 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक का वर्णन किया गया है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।